हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम होगा बच्चे हमारे पास आज हमें टॉपिक कवर करना है ओलिगोपोली। ठीक है, आप सभी को पता है हम लोग छुट्टियों से पहले अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर को कवर कर रहे थे और जिसके 3 लेक्चर हमारे पास पहले से कवर हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी ने छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने घर पर ही रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं ओलिगोपोली के साथ। देखो बच्चों, आप लोग 3 मार्केट सिचुएशन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे। दूसरी मोनोपोली होती है, जहां पर जो सेलर होता है वो सिर्फ एक होता है और जो उसके बायर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जहां पर थोड़े बायर होते हैं और थोड़े सेलर होते हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जो पहले परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली थी ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको क्या कहा गया? मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन कहा गया। ठीक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा गया। जो हमारे पास फोर्थ सिचुएशन मार्केट सिचुएशन आती है उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली क्या होता है बच्चे? देखो ये भी एक मार्केट सिचुएशन है जहां पर जो बड़ी फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो थोड़ी होंगी। ठीक है, मतलब सेलर बहुत बड़े होंगे पर थोड़े होंगे। ठीक है, और जो उनको खरीदने वाले जो उनके बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप सभी को पता है यहाँ पर गिनी चुनी 5-6 कंपनियां ही हैं, जैसे मारुति सुजुकी है, टोयोटा है, hyundai है, ठीक है, और होंडा है, हमारे पास निसान है। ये काफी सारी कंपनियां हैं लेकिन गिनी चुनी है ना बच्चे, और यही इनका साइज अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, कहता है कि भाई इन सब चीजों के साथ कि वो अपने प्राइजेस को, अपने आउटपुट पॉलिसीज को सब अलग अलग मैटर करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग डिसाइड करते हैं। Hyundai वाले अपने अकॉर्डिंग करेंगे, सबके प्रोडक्ट में भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है भाई, और कहता है कि जो उनका आउटपुट है, आउटपुट का डिसीजन है, प्राइस है, वो सब वो अपने आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो राइवल फर्म है मार्केट में, जो उसके कंपटीशन में, मारुति वाले Hyundai से पूछ के थोड़ी प्राइस डिसाइड करेंगे या फिर Hyundai वाले होंडा से पूछ के डिसाइड करें, नहीं, मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल। ठीक है, और जो उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस होती है, जो फर्म के अंदर होती है, वो उसकी डिग्री बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई एक सेम कार 50 लाख में बेच रहा है, 5 लाख में बेच रहा है तो उसको वो बहुत 1 लाख में, 2 लाख में या फिर 50,000 में बेच देंगे, नहीं, कुछ हल्की फुल्की उनके अंदर इंडिपेंडेंस भी होती है। तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मतलब कि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होने के बावजूद उनके बीच में एक कंपटीशन होता है। आप सभी को पता है कि दिवाली ऑफर्स आएंगे, न्यू ईयर के ऑफर्स आएंगे, हर कार कंपनी कुछ अलग अलग ऑफर हमें प्रोवाइड करेगी। हमारी ये कार ले लो आपको 50,000 का ऑफर, हमारी फला कार ले लो आपको 60,000 का ऑफर, अलग अलग प्राइस पर आपको ऑफर दिए जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये एक बेसिक से डेफिनेशन थी, इसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। कहता है कुछ फीचर्स हैं ओलिगोपोली के। सबसे पहले कहता है स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, कि जो यहाँ पर बड़ी फर्म्स होती है ना, जो बड़े सेलर होते हैं, उनके नंबर, उनकी क्वांटिटी थोड़ी होती है, स्मॉल नंबर होता है। ठीक है, जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जो गिने चुने 5-6 सेलर हैं, उन्हीं के पास पूरी मार्केट का शेयर होता है। एक बड़ी फर्म होगी, बाकी छोटी या फिर सारी बराबर, कुछ ऐसा मार्केट का शेयर वो अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, और हर एक कंपनी का अपने प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, या फिर मैं लोग ये कहूं तो पूरा कंट्रोल वहां पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, जबकि उनके पास बच्चे, देखो मैंने पहले कहा था कि प्राइस का कंपटीशन होगा यहां पर, ठीक है, पर कंट्रोल भी होगा और एक तरीके से कंट्रोल होगा भी नहीं। कंट्रोल कैसे होगा बच्चे? क्योंकि वो अपने इंडिपेंडेंट फर्म है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो अपने प्राइजेस को, आउटपुट को वो डिसाइड कर सकती है, पर वो मार्केट को देख के ही तो चलेगी ना बच्चे। इसलिए यहां पर वो आजाद भी होते हैं और एक तरीके से आजाद नहीं भी होते हैं बच्चे। ठीक है, आगे कहता है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि जो फर्म्स होती है ना, बड़ी फर्म्स होती हैं,
उनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। वो एक दूसरे की कार या प्रोडक्ट के प्राइसेस को देख के ही आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है कि बच्चे वो अपना बेस पूरा अलग लेके चलते हैं कि फिर से उनको मार्केट में फिर लॉस झेलने पड़े। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं जहां पर हम लोग उनकी बातें यहां पर नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग कहें तो यहां पर डिपेंडेंस कैसी होती है बच्चे, इंटरडिपेंडेंस फर्म्स की आपस में उनकी इसकी डिग्री बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे कहता है डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व, कि जो किसी भी फर्म है उसकी डिमांड कर्व को ट्रेस कर पाना कि उसकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से वो पीछे जा रही है, उसको ट्रेस कर पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल क्यों बच्चे, क्योंकि जो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है ना, जो फर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। देखो अगर मान लो एक फर्म ने अपने प्राइस को कम कर दिया तो हम लोग जर्नल में ये सोचेंगे कि भाई उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइवल फर्म की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो सकता है बच्चे, अगर किसी ने प्राइस कम कर दिए हैं अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए तो शायद राइवल फर्म है जो कंपिटिटिव है, उसका कंपटीशन वाली फर्म है, वो भी अपने प्राइस को कम कर दे, उसके भी जो ग्राहक है वो ना जाए, वो भी वहीं पर रहे। तो यहां पर जो डिमांड कर्व है उसको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आगे कहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। देखो फॉर्मेशन कार्टल्स का मतलब होता है बच्चे जब कुछ अलग एक तरीके का सामान बनाने वाले अलग अलग लोग, एक तरीके का सामान बनाने वाले अलग अलग लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं किसी एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, दुनिया में कुछ गिने चुने देश हैं, 8-9 देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया को उन्हीं से खरीदना पड़ता है। अगर वो अलग अलग बेचें तो कंपटीशन रहता है उनके बीच में मार्केट में। ठीक है, तो उनको प्राइसेस पे नुकसान झेलना पड़ता है। तो उन लोगों ने क्या किया बच्चे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, उन सारों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, जो सारी कंट्रीज थी अब वो उसी के अकॉर्डिंग सारे मिल बैठ के प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, मिल बैठ के सप्लाई डिसाइड करते हैं जिससे प्राइस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं और कंपटीशन वहां से हट गया। जो ग्रुप बनाया ना उन्होंने उसको कहा गया है कार्टल्स। और वो कार्टल कैसे बनता है बच्चे, वो कार्टल बनता है किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्रीमेंट की हेल्प से। ठीक है, आगे कहता है कि जो एंट्री बैरियर्स हैं इस ऐसी मार्केट में, न्यू फर्म्स आएंगे ऐसी मार्केट में, उनके लिए एंट्री बैरियर्स होंगे। क्यों, क्योंकि जो एक तो पेटेंट राइट्स का इश्यू होगा बच्चे। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके पास मार्केट का बहुत बड़ा शेयर होगा, तो नई फर्म के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आने के बाद वो मार्केट को कैप्चर करे या फिर मार्केट के शेयर को ग्रैब करे। तो एंट्री बैरियर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। और जो कंपटीशन होता है ना बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक कंपटीशन होता है इसी मार्केट में, लेकिन जो कंपटीशन होगा वो एक नॉन प्राइस कंपटीशन होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या बच्चे, कि जो प्रोडक्ट आएंगे ना उनके हर कंपनी के, उनका ये नहीं कि सब सेम प्राइस पे बेच रही हैं, नहीं। BMW भी एक कार बनाती है, सेडान क्लास बनाती है, SUV बनाती है, कॉम्पैक्ट SUV बनाती है, सबके प्राइसेस अलग अलग हैं। BMW के प्राइसेस 15-20 लाख से स्टार्ट होके 40-50 लाख तक जाएंगे, जबकि वही मारुति के प्राइसेस 5 से स्टार्ट होके 10-15 तक चले जाएंगे। और जो क्लास है उनकी वो सब सेम है बच्चे। तो यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो कैसा होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है बच्चे। ठीक है, और आगे कहता है कि इन सब चीजों से निकल के आता है बच्चे हमारे पास एक कोलिजिव और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। देखो बच्चे, कोलिजिव ओलिगोपोली क्या होती है, कोलिजिव ओलिगोपोली एक वो होती है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी होती है। जहां पर अगर हम बात करता हूं मैं, इसको हम लोग आप लोग एक कार्टल्स ओलिगोपोली भी कह सकते हैं, कि जहां पर वो ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग फर्म्स सेम प्रोडक्शन करने वाली अलग अलग डिफरेंट फर्म्स अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से वो प्रोडक्शन करते हैं, प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उन सब के बीच में क्या है, कॉपरेशन है। ठीक है, एक दूसरे से बात करके वो प्राइस डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से बात करके वो आउटपुट डिसाइड करेंगे कि भी मैं इतनी प्रोडक्शन करूंगा, कम प्रोडक्शन करूंगा, ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा। तो मार्केट को वो कंट्रोल करके रखते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहेंगे कोलिजिव ओलिगोपोली या फिर कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। और जहां पर कॉपरेशन नहीं होता, जहां पर डिफरेंस होते हैं, वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली या फिर नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली बच्चे। ठीक है,
आगे कहता है हमारे पास आएंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होती है बच्चे, कहता है इफ परफेक्ट फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, कहता है कि अगर ओलिगोपोली के अंदर जो फर्म्स हैं वो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, कहता है उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली, अगर उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर उनका प्रोडक्ट सेम नहीं है, उसमें डिफरेंशिएशन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और आप सभी को पता है ओलिगोपोली में उनके प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चे, डिफरेंशिएशन होता है बच्चे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी वीडियो के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट यहां पर खत्म होता है, ठीक है बच्चे। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आपकी वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हैं, क्वारीज हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, ठीक है बच्चे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।